नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंदर हम चलेंगे आपके जूनियर एडेड के अंतर्गत जो आपके प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक पद के लिए वैकेंसी आई है, उसके अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है, जो प्रश्न बनता है वो समान अध्ययन से बनता है। तो उसके अंतर्गत हम लोग प्रश्न चल रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर की श्रृंखला के अंतर्गत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक पद से समान अध्ययन के प्रश्न बन रहे हैं। आज इसका दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले का भाग नहीं देखा है तो आप इसे आई बटन क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हमारे दूसरे भाग के अंतर्गत। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्यों द्वारा निर्मित और विकसित सभ्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिएगा, वैदिक सभ्यता, शहरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता या ए और सी दोनों। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, आर्यों द्वारा निर्मित और विकसित सभ्यता क्या कहलाती है? तो दोस्तों, कहलाती है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, एक तो वैदिक सभ्यता भी कहलाती है, एक ग्रामीण सभ्यता भी कहलाती है। तो यहाँ दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो पहला प्रश्न बनता है वो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है? तो कहलाती है दोस्तों आपका वैदिक सभ्यता। किंतु अगर पूछा जाए कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या कहलाती है, तो कहलाती है ग्रामीण सभ्यता। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों को मिलाकर बनाया गया प्रश्न है, आर्यों द्वारा निर्मित और विकसित सभ्यता क्या कहलाती है। ए फॉर आपका वैदिक सभ्यता और सी फॉर आपका ग्रामीण सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से सुमेलित पुरास्थल राज्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके पुरातात्विक पुरास्थल प्राप्त हुए हैं उनमें से कौन से राज्य में प्राप्त नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक तरफ पुरास्थल है, एक तरफ राज्य है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, कालीबंगा जो है वो राजस्थान से है, रंगपुर गुजरात से है, रोपड़ हरियाणा से, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो इनमें से दोस्तों कौन सा राज्य संबंधित नहीं है आपको बताना है, या कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ जो सम्मिलित नहीं है वो हरियाणा आपका रोपड़ है। रोपड़ जो आपका पंजाब के क्षेत्र के अंतर्गत है, हरियाणा के अंतर्गत नहीं आता है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। जो 16 महाजनपद थे प्राचीन काल के, उसकी जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होती है? तो ऑप्शन देखिएगा, वैदिक सभ्यता से, अंगुत्तर निकाय से, जय संहिता से या त्रिपिटक से। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। अगर आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अंगुत्तर निकाय से ही हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जैसे दोस्तों कौशल है, ठीक है, कौशल उस समय की सबसे बड़ी राजधानी थी, मगध था, ठीक है दोस्तों, चेद था, वत्स था, कौशल, ये सभी क्या थे आपके 16 महाजनपदों के अंतर्गत आते हैं। किंतु उनकी सारी जानकारी जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जय संहिता लिखा है ये हमारे महाभारत का पुराना नाम है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। और जो त्रिपिटक है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, और जो वैदिक सभ्यता है ये आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाती है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे? तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन गलत है आपका, तो इसका सही आंसर है दोस्तों डांडी। ठीक है, डांडी ने ही 10 कुमार चरितम की रचना की थी। किंतु जो यहाँ प्रश्न बनेगा दोस्तों कि जो 10 कुमार चरितम के लेखक हैं डांडी, वो किसके दरबारी कवि थे? तो आप बता सकते हैं दोस्तों, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी थे। ठीक है दोस्तों, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी थे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चोलकालीन स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते हैं? यानी चोलकालीन जो स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते हैं? बेस, निष्क, कलांजू, पर्ण। तो जल्दी से किसके दोस्तों क्या कहलाते हैं? जो चोलकालीन स्वर्ण सिक्के थे दोस्तों वो कहलाते हैं कलांजू। ठीक है, कलांजू की भी कहलाते थे, याम भी कहलाते थे। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कलांजू कहलाते थे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन गदर पार्टी का सदस्य नहीं था? ऑप्शन देखिएगा, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, दादा भाई नौरोजी। तो इनमें से दोस्तों कौन आपका गदर पार्टी का नेता नहीं था बताना है, सदस्य नहीं था बताना है दोस्तों, सदस्य। तो दोस्तों जो यहाँ पे गदर पार्टी का सदस्य नहीं था वो थे दादा भाई नौरोजी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ये सभी सदस्य थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको, ठीक है, 15 जुलाई 1900
1913 को 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल साहब थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसमें जो प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ पे, जिनमें से गदर पार्टी का सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य नहीं थे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1950 को या 26 जनवरी 1947 को? तो जल्द से गेस करिए दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है। अगर आपके प्रतियोगी परीक्षा में किसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को भारत का जो राष्ट्रगान था वो स्वीकार किया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किंतु दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप बताइए, जो संविधान सभा थी उसका पहला बैठक कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी भारतीय संविधान सभा की? आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? आपको बताना है। मार्क अरोसोन, ओलास रोमर, एडविन लुटियन, मैडम क्यूरी ने। तो जैसे कैसे दोस्तों, जो पहली बार प्रकाश की गति को मापा था किसने मापा था, आपको बताना है। फटाफट गेस करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है, आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर थे, ओलास रोमर महोदय ने सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, प्रकाश की गति को मापा था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? यानी विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन देखिएगा, रिकेटस, रतौंधी, रक्त अल्पता, बेरी। तो कौन सा रोग होता है बताना दोस्तों, जल्दी से बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो विटामिन डी की कमी से जो सूर्य मान सकते हैं, विटामिन डी का पहला अच्छा स्रोत है, सूर्य भी होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पे दोस्तों जो विटामिन डी की कमी से होता है वो है रिकेटस यानी सूखा रोग। रिकेटस भी हम लोग बोल सकते हैं, सूखा रोग भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सूखा रोग भी आपके विटामिन डी की कमी से ही होता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पटेला, स्टेपिज, फीमर या ह्यूमरस? तो जैसे बताइए दोस्तों, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? तो दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो है आपका स्टेपिज में दोस्तों यहाँ पे। तो आप दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में, ये जो स्टेपिज हड्डी होती है कहाँ होती है? कान में होती है या नाक में होती है? चलिए दोस्तों, आपको दो ऑप्शन दिया गया है, आप इसका आंसर दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस तकनीक के द्वारा समुद्र से पानी से नमक प्राप्त होता है? यानी किस तकनीक के द्वारा समुद्र से पानी से नमक प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिएगा, निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण और क्रोमैटोग्राफी। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट कि जो आपका समुद्र से पानी बनाने का नमक प्राप्त होता है किस विधि से होता है? तो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा ही दोस्तों, ठीक है, जो समुद्र से पानी बनाने की प्रक्रिया की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? ऑप्शन देखिएगा, नाखून और कार्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा। तो जैसे कि इसके दोस्तों कौन से ऐसे दो ऊतक हैं जहां से खून में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। एक तो नाखून है, एक आपका आँख की जो कार्निया होती है, ठीक है, जो आँख की बीच की पुतली होती है दोस्तों, उसे हम लोग कार्निया बोलते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों जो खून का कोई भी ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, आप अपने नाखून को देखें, नाखून में खून नहीं होता। ठीक है, वैसे भी आपका सादा होता है। आगे चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो टॉर्च होती है दोस्तों, टॉर्च, ठीक है दोस्तों, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन देख लीजिए फिर से एक बार, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या उपयुक्त सभी। तो जैसे कैसे दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही को ही टॉर्च में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचती है? विकिरण प्रक्रिया द्वारा, निस्पंदन प्रक्रिया द्वारा, आश्वान प्रक्रिया द्वारा या वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा? जो सूर्य की ऊष्मा होती है या सूर्य की ऊर्जा होती है वो हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचती है आपको बताना दोस्तों। गेस करिए फटाफट दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों होती है विकिरण प्रक्रिया, ठीक है, विकिरण प्रक्रिया द्वारा ही जो सूर्य की रोशनी होती है दोस्तों, ठीक है, सूर्य की रोशनी वो छन जाती है और वो वायुमंडल की जो परत होती है उस परत से छन कर आती है, उसको हम लोग बोलते हैं विकिरण प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रक्रिया द्वारा हमें क्या किया जाता है, सूर्य की ऊष्मा हम तक प्राप्त होती है। अगर डायरेक्टली हमारे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो हमको क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर भी हो सकता है और त्वचा डायरेक्ट ही जल सकती है, इसलिए जो आपके विकिरण प्रक्रिया द्वारा होता है उस प्रकार आपका काम किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का या द्रव्य का? तो जैसे गेस करिए दोस्तों फटाफट, जो प्रकाश वर्ष होता है किसका मात्रक होता है बताना आपको। तो दोस्तों होता है वो दूरी का, दूरी का ही मात्रक होता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नो नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, ऊर्जा, घनत्व, ऊष्मा या गति। तो आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए दोस्तों। आप फीडबैक जरूर दिया करिए, फीडबैक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो बस एक छोटी सी पहल है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है घनत्व मापने के लिए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो घनत्व मापा जाता है वो दोस्तों पिक्नोमीटर द्वारा नापा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन या विट्ठल भाई पटेल? तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारतीय संविधान का मॉडल प्रारूप था या आपका प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान के आपके प्रारूप समिति थी इसमें कुल 7 मेंबर थे, ठीक है दोस्तों। 7 मेंबरों में से इनमें जो आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और भी ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का जो प्रारूप था इसको बनाया किसने था? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। आप इस बात को याद रखिए दोस्तों, ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या जवाहरलाल नेहरू? तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों बताना आपको फटाफट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर रखिएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं दोस्तों इसमें सारे जीएस आपके काम के आते हैं। तो दोस्तों जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाले पहले भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें। तो दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय चुना गया था, इनको याद रखिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारतीय संविधान सभा ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? ऑप्शन देखिएगा, 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को या 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को?
तो फटाफट बताइए दोस्तों, फटाफट गेस करिए। तो दोस्तों जो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम अपनाया था, वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, 22 जुलाई आपको 1947 को ये क्या किया था दोस्तों, हमारी संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, तिरंगा है, उसको स्वीकार किया था या अपनाया था कह सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। ऑप्शन देखिएगा, लिखित अलिखित संविधान के, गणतंत्र या लोकतंत्र के, संवैधानिक सरकार के, या निरंकुश राजतंत्र के। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, व्यक्ति भी चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, या किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आता है आपका संवैधानिक सरकार के अंतर्गत, यह आता है संवैधानिक सरकार के अंतर्गत। ये सिद्धांत आता है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए किंतु नियम नहीं बदलना चाहिए, नियम वही रहना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ 5 वर्ष के लिए कोई भी आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री आता है, प्रधान आता है, राष्ट्रपति आता है, ठीक है, और वो फिर भी ठीक है व्यक्ति बदलता रहता है पर नियम वही रहते हैं। ये इस बात को हम लोग संवैधानिक सरकार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान, यहाँ पे थोड़ा सा मात्रा लगा लीजिए। हाँ दोस्तों, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ऑप्शन देखिएगा, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, या दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, थोड़ा सा आपके लिए नया क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे, वो 7 सदस्य थे। अभी दोस्तों हमने बताया, ठीक है, उस सदस्य का जो प्रारूप तैयार किया था उसको तैयार किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें जो दोस्तों सदस्यों को चुना गया था वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री परिषद में जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखें, JB कृपलानी साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, C राजगोपालाचारी साहब, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे दोस्तों, बताना आपको फटाफट। जो संविधान निर्मात्री सभा की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, बताना दोस्तों, फटाफट बताइए, गेस करिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, JB कृपलानी साहब ही, ठीक है, जो आपके झंडा समिति थे भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद में, उसके अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। कनाडा में, नॉर्वे में, या वेनेजुला में, या इंग्लैंड में। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है। तो स्थित है दोस्तों आपका वेनेजुला में, ठीक है, तो वेनेजुला में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। तो आपके लिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है, जो भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है। मृत सागर, काला सागर, एजियन सागर, या कैस्पियन सागर। तो आपको पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है वो बताना दोस्तों, जल्दी बताइए फटाफट। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है वो है आपका मृत सागर। मृत सागर ही दोस्तों आपके पृथ्वी पर गहरा स्थलों में से एक था, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों, मृत सागर ही पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। आगे चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं। आयन मंडल से, क्षोभ मंडल से, समतल मंडल से, या उपयुक्त सभी। तो जो ये गेस करिए फटाफट दोस्तों, जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं वो पृथ्वी किस सतह से परिवर्तित होकर चली जाती हैं। अल्ट्रावायलेट किरण कह सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों वो जाती हैं आयन मंडल से होकर चली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों, आयन मंडल से ही परिवर्तित हो जाती हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? पंडित मीरा दीक्षित को, पंडित सतीश व्यास को, पंडित मदन मोहन दास को या पंडित जगदीश राव को? तो दोस्तों जो आपको बताना है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो जैसे कि इसके दोस्तों फटाफट, तो दोस्तों आपने गैस किया होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सतीश व्यास जी को, ठीक है, इस साल का जो हमारा 2020 का, ठीक है दोस्तों, 2020 का आपका राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत की सबसे युवा मेयर बनी है, यानी भारत की जो सबसे युवा मेयर बनी है हाल ही में, वो कौन है? राया भावनती, आर्या राजेंद्र, मोनिका गांधी या सुनैया दीक्षित? तो दोस्तों बताना जल्दी फटाफट, जो भारत की हाल ही में सबसे युवा मेयर बनी है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो आपकी है वो आर्या राजेंद्रन, ठीक है दोस्तों, आर्या राजेंद्रन ही आपकी भारत की जो सबसे पहली और युवा मेयर बनी है वो थी आपकी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम या राजीव गांधी? तो जो दोस्तों 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है वो किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है, आपको बताना है। तो दोस्तों मनाया जाता है वो अटल बिहारी जी के जयंती पर ही पूरे भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है? प्रियंका चोपड़ा, काइली जेनर, कैरोलिना मारिन, कंगना रनौत? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, कौन हाल ही में जो जारी फोर्ब्स पत्रिका 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है? तो बनी है दोस्तों आपकी काइली जेनर, ठीक है दोस्तों, काइली जेनर, ठीक है दोस्तों, जेनर बनी है जो, ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पत्रिका के द्वारा। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, NP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह सकते हैं 2020 स्कूल पाठ्यक्रम के लिए 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? ठीक है दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पाठ्यक्रम के स्थान पर अब नया पाठ्यक्रम कौन सा होगा? तो ऑप्शन देखिएगा, ए, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 3+4+4+5, 5+3+3+4 और आपका है 4+3+3+5 और अगला ऑप्शन आपका है डी ऑप्शन 5+4+3+3। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है आपका है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों 5+3+3+4 ये आपकी नई शिक्षा नीति का जो आपका 10+2, ठीक है दोस्तों, 10+2 के प्लस के बाद आपका जो अगला पैटर्न बना था वो दोस्तों आपका बना है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। आप इसे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट अंतर रख लीजिए, अगर हो सके तो इसके दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, आपके एग्जामों में कई बार पूछे भी जाएंगे प्रश्न। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? नई शिक्षा नीति लागू करने वाला जो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला, ठीक है दोस्तों, भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या दिल्ली? तो दोस्तों जो लागू करने वाला है आपके अब तक दोस्तों 20 राज्यों में लागू करने की बात कही गई दोस्तों, तो जो सबसे पहला आपका नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाले राज्यों में से है वो आपका है कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, जो कर्नाटक राज्य है आपका दोस्तों, ठीक, कर्नाटक राज्य ही, ठीक है दोस्तों, आपका पहला नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है और इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आपकी छोटी सी मोटिवेशन से हम लोग को प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो
अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? जो आपकी नई शिक्षा नीति बनी, ठीक है दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो बनी है दोस्तों, वो किसकी अध्यक्षता में बनी है? के कस्तूरी रंगन की, TSR सुब्रमण्यम की, राजकुमार कुरेल की या नरेंद्र मोदी की? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में बनी है नई शिक्षा नीति? तो बनी है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केसी कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में आपकी नई शिक्षा नीति बनी थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आपके लगभग 30 से 40 के अंदर प्रश्न लिए गए हैं। ये सारे प्रश्न आपके बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए हम लोग जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आप विद्यार्थी प्रोग्राम सर्च करिए दोस्तों, आपको टेलीग्राम से भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।